नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सियासत में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। कल ही उमर अब्दुल्ला ने यह आरोप लगाया था कि नतीजे आने के बाद सरकारी मशीनरी का, ब्यूरोक्रेट्स का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को अपनी पार्टी ज्वाइन करवाई जा रही है और अपनी पार्टी पे दबका डाल करके, नहीं धमकियां दे करके उनको कहा जा रहा है कि अगर अपनी पार्टी ज्वाइन नहीं करोगे तो आपके लोगों को हिरासत पे लिया जाएगा। ये उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया। लेकिन आज हमारे सीनियर संवाददाता सैयद तजम्मुल ने जब अपनी पार्टी के अधिकारी, अपनी पार्टी के अध्यक्ष चीफ अल्ताफ बुखारी से बातचीत की तो उन्होंने ये सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला एक सुलझे हुए सियासतदान है, उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि कश्मीर के लोगों ने, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, लिहाजा छोटी और चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल ना करें। किस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ जो है काम कर सकता है, इल्ज़ाम बहुत हैं और उमर अब्दुल्ला ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो भी रिलीज़ किया और हमने उस कपल से बातचीत की। उन्होंने कहा अगर ये ऑडियो हमारा होगा हम सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे, वरना उन बड़े लीडरान के खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब हमारे मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आज की मीटिंग के बारे में जानना चाहूँगा। बड़ी तादाद में हमने देखा कि लीडरान साउथ नॉर्थ से आए हुए थे, सोल एजेंडा क्या है? तजम्मुल साहब, आज ये जो हमने तकरीब की थी, ये जो हमारे कैंडिडेट्स थे अभी डीडीसी इलेक्शंस में अपनी पार्टी के चुनाव निशान पे जो थे वो भी आए थे, जो आज़ाद उम्मीदवार हमने फील्ड किए थे वो भी आए थे, जो सक्सेसफुल हुए वो भी थे और जो सक्सेसफुल नहीं रहे सब थे। तो हमने सबको फैसिलिटेट किया, सबको मुबारकबादी दी, क्योंकि इन लोगों की वजह से जमहूरियत ने वापस जन्म लिया है यहाँ। और असल जमहूरियत अगर आप कहेंगे आज इस इलेक्शन में इन्हीं लोगों की वजह से वापस आई है। हाँ, ये बात भी सच है, फिर एक बार रिवायती सियासत दानों ने रिवायती धोखे दिए और शायद लोग एक बार फिर उनके उस धोखे में कहीं ना कहीं आ गए। लेकिन सच तो सच है और अपनी पार्टी का असूल है कि हम सच की सियासत ही करेंगे, हम शॉर्टकट्स का इंतज़ार नहीं करेंगे और शॉर्टकट्स का रास्ता नहीं लेंगे। तो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में फ़तह हमारी ही होगी, क्योंकि सच की फ़तह अल्लाह ताला ने हमेशा लिखी हुई है। अल्ताफ साहब, उमर साहब ने बड़ी पुरजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और इल्ज़ाम आयद किए। किस तरह से आप देखते हैं इन इल्ज़ाम को? क्या वाकई इस तरह की कोई हकीकत है? देखिए, मैं उमर साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैंने नहीं चाहा था कि मैं इस पे कोई जवाब दूँ। मेरे पार्टी के साथियों ने दिया है, शायद उस कपल ने भी दिया है जिनके बारे में उन्होंने किया। मेरी एक ही मोदबाना गुजारिश है उमर साहब से कि उमर साहब, बहुत कत्लो गारत हुई है, मेहरबानी करके छोटे से सियासी फ़ायदे के लिए लोगों की जानों के साथ न खेलिए। आप जो ये एनसर्कल कर रहे हैं, फिर लोगों को कह रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। उमर साहब, कम से कम आपसे ये तवक्को नहीं है, सीधा कहिए अपनी पार्टी ज्वाइन की है। उमर साहब, आप तो सच्ची सियासत और सही सियासत के हमेशा सपोर्टर रहे हैं। तो क्या आपको अपनी पार्टी में मजबूर किया जा रहा है कि आप भी वो बात करते हैं जिसकी आपको पता है? क्या फिर आप 99 में बीजेपी वाले थे जिस वक्त आप बीजेपी के? क्या फिर भद्रवा में इस वक्त जो आपकी पार्टी म्यूनसिपलिटी में चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन बीजेपी का है, क्या फिर आप भी पार्टी है? क्या है ये? क्या मजाक है? किस चीज़ की पे हम मजाक कर रहे हैं? आपको पता है जम्मू कश्मीर में लोगों की जान जाएगी इन चीज़ों से। क्यों आप इन मासूम डीडीसीओं को इनकी जान के पीछे पड़े हैं? आपको बखूबी मालूम है जी, जज्बात में आके कोई अगर उनका कत्ल कर दे, क्या आप अपने आप को कभी माफ़ कर पाएंगे? तो क्या अपनी पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई होगी अगर ये ऑडियो विजुअल वगैरह जो चलाए गए हैं? तो हमें क्या कार्रवाई करनी है? वो तो कानून को करनी चाहिए। और हमारे पास लोग आते हैं, उनको एहसास हो गया है कि अगर जिन नारों पे उन्होंने जीता है मुख्तलिफ जमातों से, ये झूठ थे, खोखले नारे थे, वो सच की सियासत के लिए हमारे पास आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और हम
एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमें अल्ताफ साहब, रिजल्ट से आप मुतमईन हैं जो अपनी पार्टी ने चुनावी प्रचार चलाया? देखिए साहब, जो मैं बताऊंगा, 9 महीने पहले पार्टी वजूद में आई, 2 महीने पहले हम कोविड रेस्ट्रिक्शन से निकले, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू की, कहीं 4 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं हफ्ता मिला। अभी पार्टी का कैडर हर जगह नहीं था, कैडर के हिसाब से ठीक है, मैं मान सकता हूँ, मेरी उम्मीद से थोड़ा सा कम है, लेकिन बहरहाल लोग सरचश्मा हैं डेमोक्रेसी में, उन्होंने शायद यही मुनासिब समझा। तो ये भी सच है, 2014 में तीनों मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हार गए थे जी कश्मीर से, ये भी तो सही है ना। लेकिन फिर आपने देखा 2019 में तीनों जीत गए। इसलिए हार जीत तो सियासत का एक हिस्सा है, और हम इससे कतन भी बदल नहीं हो जाएंगे कि क्या हमने कितनी सीटें जीती। मैं तो अपने कैडर को मुबारकबाद ही देता हूँ, और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद ही देता हूँ। 23 साल पुरानी, जिसके 2 चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है, एक ही ख़ानदान से 3 बार तो बने, उस पार्टी से हमने डबल वोट लिया, पीडीपी से। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो 45 साल पुरानी जमात है, उनसे 3 गुना वोट लिया। तो कितने फ्यूचर बिलोंग्स टू अपनी पार्टी। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी लोगों की सच्ची नुमाइंदगी करेगी और सच्चे नुमाइंदे की तरह उभर आएगी। मगर सब कितने काउंसिल अब आपके नज़र में कि बनाए जा सकते? मेरी नज़र में तो सब काउंसिल हैं। आप क्या कहते हैं? हम अल्ताफ बुखारी की चले तो 22 के 22 काउंसिल हमारे होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? क्या हमें हक नहीं है ये सोचने का कि 22 के 22 काउंसिल हमारे बने? कश्मीर में कितने बन? कश्मीर में 11 ही बन सकते हैं, तो हमारी तो 11 पे पूरी नज़र है। ऐसी क्या बात है? तो श्रीनगर अभी ओपन है? अल्ताफ साहब, क्या नहीं ओपन है? श्रीनगर इज क्लिंच्ड। इट मैंडेट वाज फॉर अपनी पार्टी। श्रीनगर मैंडेट वाज वेरी क्लियरली फॉर अपनी पार्टी। अपनी पार्टी के 5 उम्मीदवार अपनी टिकट पे उठे थे, 3 ने जीता। अपनी पार्टी के 5 उम्मीदवार इंडिपेंडेंट उठे थे, उनमें से 4 ने जीता। तो ये तो क्लिंच्ड ऑलरेडी डे 1 से। वट एवर बारामूला, अल्लाह करे वो भी अपनी क्यों किस्मत होनी चाहिए लोगों की कि अपनी पार्टी के चेयरमैन आए। मैं आपको सच बताऊंगा, आप देखेंगे डिफरेंस। तो क्या सफीना बेग से रब्ता हुआ? वो भी नहीं, देखिए सफीना बेग साहब हमारी कुलीग रह चुकी हैं। मोहतरम बेग साहब की घरवाली है, हमें काफ़ी इज़्ज़त है उनके साथ। उनको रब्ता करना चाहे, पॉलिटिकल रब्ता, मुझे मुबारकबादी तो हमने ज़रूर दे दी। क्यों, ऐसी बात नहीं है कि हम तो हर एक से राब्ते में हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं 80% बाकी पार्टियों के लोगों से राब्ते में हूँ, लीडरों से भी। ये लीडर जो डर रहे हैं ना कहने को, इनके लीडर भी सब पार्टियों के मेरे साथ राब्ते में। कौन सा लीडर है जो राब्ते में नहीं मेरे साथ रहता है? हम तो, इसमें क्या है, ये तो हम कोई ज़ाती दुश्मन थोड़ा ही एक दूसरे के हैं। तो चुनाव हुए, 4G और विधानसभा इलेक्शंस की मांग करेंगे आप प्राइम मिनिस्टर को? हम तो हमेशा हर उस चीज़ की मांग करेंगे जो हमारे लोगों के हित में हो। जो दर्शकों, हम आपको बताते हैं कि कल उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था, किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्लियामेंट की इलेक्शन हो, विधानसभा की हो, पंचायतों की इलेक्शन हो, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट प्रिवेल करता है, लागू होता है, लेकिन यहाँ पर मनमानी की जा रही है। आइए देखते हैं। वाकई जमहूरियत की जीत हुई है तो फिर जमहूरी तरीकों से ही अगला कदम जो है लिया जाना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि ये नहीं हो रहा है। पता नहीं किन वजहों से हुकूमत के कुछ अफसरों ने, किसके कमांड पे, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन नतीजे निकलने के बाद उन्होंने दखल देना शुरू किया है। गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, धमकियां, और मकसद सिर्फ यही है कि जिन ज़िलों में पीपल्स अलायंस का, मैं कश्मीर प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, जिन ज़िलों में पकड़ दकड़ के ज़रिए वो रिज़ल्ट को तब्दील कर सकते हैं और डीडीसी चेयरमैन जो है अलायंस को छोड़ के दूसरी पार्टी का बना सकते हैं, वहाँ पे ज़ोरों शोर से ये काम चल रहा है। फ़िलहाल शुरुआत उन्होंने शुपियाँ ज़िले से की है। मेरे 2 साथी सीनियर
वच्ची के हमारे एक्स MLC शौकत गनाई साहब और शुपैया के हमारे सेगमेंट इंचार्ज शबीर अहमद कुल्ले साहब, बार वो वहाँ के बार के प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन उनका सबसे अहम रोल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पे सीनियर लीडर के हैसियत से है। नतीजों के बाद दोनों को वहाँ से उठाया गया। अगर तब उनको बंद करना ज़रूरी नहीं था तो आज नतीजों के बाद उनको बंद क्यों किया गया वो अब हमें मालूम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक एक करके जो जीते हुए लोग हैं उनको श्रीनगर लाके अपनी पार्टी जो है उसमें ज्वाइन किया जा रहा है। इसमें इंडिपेंडेंट्स भी हैं, इसमें कांग्रेस के भी हैं, PDP के भी हैं, और बदकिस्मती से कल हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल पे जो एक लेडी वहाँ जीत के आई, मुमताज यास्मीना सॉरी, उनको भी कल ज़बरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल किया गया। और मैं सोच समझ के ये अल्फाज ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एक साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने टेलीफोन की रिकॉर्डिंग की है, जिसके बाद सारा बिल्कुल क्लियर ये पता चल जाता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हुकूमत और पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, और छोड़ने की कीमत उन लोग जिनको पकड़ा जा रहा है, छोड़ने की कीमत ये है कि आप आइए अपनी पार्टी ज्वाइन करिए और उसके बाद इन लोगों को छोड़ा जाएगा। जमहूरियत का एक बार फिर यहाँ पे कत्ल का सिलसिला जो है उसको कर दिया। हालांकि हम समझ नहीं पाते, अगर पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन है, अगर के असेंबली में एंटी डिफेक्शन है तो पंचायतों में भी है, तो फिर एंटी डिफेक्शन का कानून यहाँ पे भी लगना चाहिए। ये फौरी तौर डिस्क्वालीफाई हो जाए, नए सिरे से इलेक्शन कराएं, हम भी देखते हैं कौन कहाँ खड़ा है। तो हम बात करेंगे मेंढर की। मेंढर सुर्खियों में रहा है। जब DDC के इलेक्शन थे कहीं भी हिंसा की बात नहीं है, लेकिन मेंढर सुर्खियों में रहा। लेकिन आज मेंढर से 4 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है जिनकी एफिलिएशन लश्कर से बताई जाती है। इन युवाओं से 6 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं और जिस तरीके से उनके पास आपत्तिजनक सामग्री यानी कुछ पोस्टर्स मिले हैं लश्कर के, उससे साफ जाहिर होता है कि इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। और SSP की बात करें तो SSP ने जब प्रेस ब्रीफिंग की तो उसमें स्पष्ट कर दिया कि इनको एक असाइनमेंट इनके आकाओं ने पाकिस्तान से दी थी। असाइनमेंट क्या दी थी कि एक प्रसिद्ध मंदिर में ये ग्रेनेड फेंकने थे। आइए देखते क्या कहना है। सर ये बनाए वीडियो के ये कल रात से एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन जो है वो गलूता और नका मजाड़ी एरिया में, मेंढर के एरिया में कंडक्ट चल रहा था। इस जॉइंट ऑपरेशन में SOG मेंढर और 49 RR ने जॉइंटली इसको कंडक्ट किया। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान एक गाड़ी जो है वो रोकी गई जिसमें 2 शख्स थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनकी जो मूवमेंट थी वो तो सस्पिशियस लगी और जब फर्दर क्वेश्चनिंग की गई तो फिर उसके बाद उन्होंने ये एडमिट किया कि उनके लिंक्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और उसी क्वेश्चनिंग के बिना पर उनके घर से जो है वो 6 जो है ग्रेनेड बरामद हुए। साथ में कुछ पाकिस्तान लश्कर तोयबा के गजनबी फोर्स के जो पोस्टर्स हैं वो भी मिले, बैलून्स मिले जिनके ऊपर पाकिस्तान के निशान हैं। और फिर जब उनका मोबाइल जो है वो उसको किया गया, उसमें क्रैक किया गया तो उस मोबाइल की जो डिटेल्स हैं वो उससे पूरा पता चलता है कि इनका जो ये ग्रेनेड लाने का जो इनका मंसूबा था वो यही था कि यहाँ किसी जो टेंपल है उसके ऊपर ग्रेनेड थ्रो करने का था। और उसमें इवन एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ग्रेनेड जो है वो खोलना है, उसको कैसे ऑपरेट करना है। और पाकिस्तान की तरफ से पूरी हिदायत थी कि आपने किस पर्टिकुलर जो टेंपल है, अड़ी टेंपल है मेंढर का, जहाँ पे इस ग्रेनेड को थ्रो होना था। तो फिर फर्दर जब इनसे और इंटरोगेशन की गई
तो 2 लोग और हमने अप्रीहेंड किए हैं जो एलसी के पास डाबी विलेज है बालाकोट में, वहाँ के रहने वाले हैं। उनसे भी पूछताछ जो है वो जारी है। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो यहाँ पे कम्युनल हार्मनी जो हमारी यहाँ पुंछ की है उसको नुकसान पहुँचता। दर्शकों, कल और परसों जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कारपोरेटर्स को सिखाया जाएगा कि प्रोसीडिंग कैसे होती है। विधानसभा से कुछ लोग आएंगे और सिलसिलेवार उनको ट्रेनिंग देंगे कि आपको किस तरीके से प्रोसीडिंग करनी होती है। हम आए दिन देखते हैं कि फिश मार्केट बन जाती है। जब भी जनरल की मीटिंग होती है हो हल्ला इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ सुनाई नहीं पड़ता है और कोई भी आउटकम्स नहीं निकल पाते हैं। ये अधिकारी आएंगे और दिखाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पवन सिंह की बात करें या दूसरे जयदीप की बात करें, तो उनका ये कहना था कि इस तरह के प्रयोग होने चाहिए ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि किस तरह से प्रोसीडिंग होती है। जो यहाँ कमियां रह जाती हैं या जिस चीज़ की हो सकता है हमें जानकारी ना हो, तो वहाँ विधानसभा से जो टीम आ रही है वो कुछ ना कुछ हमें हमेशा आदमी को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। मैंने आगे भी कहा कि आदमी कभी 100% वो नहीं होता, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छी सिखा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें सीखने में कोई आपत्ति होनी चाहिए। ज़िंदगी में हर चीज़, हर मौका मिलता है सीखने का। क्रिटिसिज्म से दूर हट के अगर हम काम की तरफ आएंगे तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं कि जो हमें सिखाने आ रहे हैं, जो प्रशिक्षण देंगे, एक टाइप का कैंप समझ लीजिए, 2 दिवसीय है ये। मुझे भी 28 तारीख का निमंत्रण है और मैं पूरे 2 बजे वहाँ पे जाके उनके प्रशिक्षण में जो वो सेवाएं हमें देना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, उसका भरपूर लाभ उठाएं। म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन के अंदर जो ऑफिसर हैं उसको मैकेनिज्म को डेवलप करने की ज़रूरत। लैप्सेस वहाँ पर हैं, कॉरपोरेटर्स में लैप्सेस नहीं हैं। वो एक्सपर्ट हैं, कैसे कौंसल चलानी है उनको पूरा पता है। लेकिन जो कमियां आ रही हैं, मैं सही बात बताऊं, वो कमियां आ रही हैं जो कॉरपोरेशन साइड से, उस वहाँ पर जो मैकेनिज़्म है वहाँ मैकेनिज़्म दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आज 9 महीने हो गए हैं। जो टेंडरिंग का प्रोसेस है, बाकी डेवलपमेंट के जो काम हैं वहाँ पर एक्शन AEE जेईज इन प्लेस नहीं है। तो दर्शकों, हम अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का कहना है कि इनकी जो जानकारी है, जो ट्रेनिंग है, कॉर्पोरेटर्स को नहीं चाहिए। कॉर्पोरेटर्स बड़े सुलझे हुए हैं। ट्रेनिंग जो होनी चाहिए वो ब्यूरोक्रेट्स की होनी चाहिए, जो वहां पर नगर निगम में कार्यरत हैं, जो पॉलिसी प्रोग्राम्स को बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, ये प्रशिक्षण शिविर नहीं है। बेसिकली जो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, टाइम टू टाइम, वक्तन फ़क्तन हमें इंपा द्वारा भी ट्रेनिंग दी जाती है। सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है, चाहे वो पंच सरपंच हैं, चाहे BDC, अभी DDC चेयरमैन हैं। हम ऑनरेबल कॉर्पोरेटरों को भी बार बार जो प्रशिक्षण दिया जाता है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। तो ये जो हमारा हाउस लगता है, जो हाउस का बिजनेस करना होता है, तो कारणवश पीछे हाउस ही कम लगे, कोविड के कारण या कोई और कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शंस के कारण कई बार ऐसा हुआ है। तो मैं चाहता था कि एक हमारे जो इलेक्टेड नए नए चुन के लोग आए हैं कॉरपोरेटर्स, हम लोग तो पुराने, कुछ लोग पुराने हैं, हमने काफ़ी बिजनेस किया हुआ है, 5-5 साल पहले भी हम लोगों ने उसमें। लेकिन जो खासकर नए लोग आए हैं, जो हमारी महिला शक्ति आई है, जो हमारी बहनें चुन के आई हैं, उनको भी मतलब सारा इस हाउस में बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाए, कैसे उसमें स्पीड लाई जाए, कैसे अगर हाउस लगेंगे तो हमारा काम ज़्यादा होंगे, डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, इसके बारे में हमने जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के कुछ लोग हैं उनको हमने लिखा था। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, पर देर आके दुरुस्त, चलो आगे हैं हम लोग तो अच्छा है। और इस तरह का जो शिविर हमारा लगने वाला है 28-29 को 2 दिन जो शिविर लगेगा, हम सभी जनसेवक हैं। एक जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि पंचायती राज एक्ट जो है जो मजबूत होना चाहिए, उस तरह म्यूनसिपलिटियाँ मजबूत होनी चाहिए, कॉरपोरेशन है हमारी, कॉरपोरेशन को मजबूत होना चाहिए। अब इस चीज़ को मजबूत करने के लिए कई बार हम लोग होश लगाते हैं और उसके अंदर जिस तरह का विपक्ष अपना रोल प्ले करता है, विपक्ष को रोल प्ले करना चाहिए, लोकतंत्र है इसके अंदर, और विपक्ष का एक रोल बनता है, उसे अपना रोल अपनाना चाहिए, उसको मैं इग्नोर नहीं करूँगा। पर उसके साथ साथ जिस तरह से हमें विकास को आगे ले जाना है, विकास के ऊपर बात करनी है, और जब हम उस चीज़ के ऊपर आते हैं ये विपक्ष वाले उसको चलने नहीं देते।
तो दोस्तों आखिर में हम आपको बताएंगे डॉक्टर शहजाद मलिक से हमने बातचीत की, क्या कहना है उनका। तो दोस्तों आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर शहजाद मलिक, जो एकेडमिशियन भी हैं और साथ ही साथ सोशल वर्कर भी हैं, और राजनीति पर भी इनका काफ़ी पकड़ है। और ख़ासतौर पर पुंछ की बात करें, जिस पुंछ में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई, वहाँ पर इनकी खासी पकड़ है। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। अव्वल सबसे पहले ये सवाल मेरा यही रहेगा आपको कि आप किस तरीके से इन इलेक्शंस को देखते हैं। पार्टिसिपेशन बड़ी अच्छी रही, आउटकम्स रिजल्ट भी अच्छे रहे, यानी किसी ने ये कल्पना नहीं की थी इतने लोग 370 हटने के बाद 1.25 साल के बाद चुनाव होंगे और इतने लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसका बाद का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या देखेंगे कि क्या वाकई में इससे विकास होगा? सबसे पहले तो मैं अपने रजौरी पुंछ की आवाम को आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी मुबारक के मुस्तहिक वो नौजवान हैं जो इस इलेक्शन में जीत के आए, और मुबारक के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने वोट देकर उन नए चेहरों को, आने वाले उस फ्यूचर को गवर्नमेंट के सामने और स्टेट के बाकी लोगों के सामने रखा। क्योंकि जब आप रजौरी पुंछ की बात करेंगे, तो ख़ासकर अगर पुंछ की बात करेंगे, तो जो नौजवान इस वक्त जीत के आए हैं उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो अपने एरिया की डेवलपमेंट की बात कर सकें। और अक्रॉस सारी चीज़ों से एक चीज़ इस बार रजौरी पुंछ के अंदर ये हुई है कि जितने लोग 30 साल 40 साल से ज़ात बरादरी के नाम पर वोट लेते रहे हैं उनको खमियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन लोग मुबारक के मुस्तहिक हैं कि लोगों ने डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को और नौजवान, वो लोग उन नौजवान चेहरों को सामने लाया जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनके अंदर ये दर्द है, जिनके अंदर ये हिम्मत है, जिनके अंदर ये सोच है कि वो अपने जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ जो पिछड़ा हुआ इलाका है, जिन लोगों के साथ, चाहे बॉर्डर का एरिया हो पूरा आप देखेंगे पुंछ का, या डेवलपमेंट के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, रोड कनेक्टिविटी के हिसाब से, एजुकेशन सेक्टर के हिसाब से, हेल्थ सेक्टर के हिसाब से, ज़िंदगी में आज तक जितना शोषण रजौरी पुंछ में, खासकर पुंछ और मेंढर की साथ हुआ है, स्टेट के अंदर कहीं नहीं हुआ है। आज तक जम्मू कश्मीर के वो लोग, वो नुमाइंदे हमारे जो रजौरी पुंछ को रिप्रेजेंट करते थे, और ख़ासकर मैं कह रहा हूँ, खुल के कहना चाह रहा हूँ, मेंढर को करते थे, उन्होंने हमेशा मेंढर का सौदा कर रखा था, मेंढर की डेवलपमेंट का सौदा कर रखा था, मेंढर को जात पात के नाम पे बांट रखा था, भाई को भाई से बांट रखा था। अल्लाह ने एक ऐसा मौका लाया कि नौजवानों की सोच को बदला, बुज़ुर्गों की सोच को भी बदला, और आज वो नए चेहरे अल्लाह ने हमें ऐसे दिए हैं जो ज़ात बरादरी कास्ट मज़हब से ऊपर उठकर हैं, और उनका नाम सिर्फ और सिर्फ यही है कि अब रजौरी पुंछ में खासकर मेंढर की डेवलपमेंट होगी, पुंछ की डेवलपमेंट होगी। तो मैं नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं, वोटर्स को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस बार जो पोटेंशियल वाले लोगों को आगे लाया है। अल्लाह करे कि इनकी सोच समझ से हमारे रजौरी पुंछ की डेवलपमेंट आगे बढ़े। डॉक्टर मलिक, सवाल ये उठता है कि जो लोग ये पहले कह रहे थे कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा, हमारा झंडा, हमारा संविधान वापस नहीं मिलेगा, स्पेशल स्टेटस वापस नहीं मिलेगा, तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ी, क्या कहेंगे? मैं तो इसके ऊपर सीधी आपको कहना चाह रहा हूँ, अवाम उनके झूठे वादों से, उनके झूठे खोखले वादों से, उनके चेहरा दिखाने का कुछ और अंदर का कुछ, नीयत कुछ, जुबान पे कुछ, वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। हमें डेवलपमेंट चाहिए अगर, तो डेवलपमेंट सामने है। कुछ चीज़ें ऐसी है, चाहे 370 हो चाहे 35 हो, उस पर जिन लीडर्स को बोलना चाहिए तो बोले, वो उनको बोलना है। अगर उनका 370 हमारा 35 है, अगर राइट है कोई तो बोलो आप। लेकिन आप ये मत करो कि जब कोई इलेक्शन होता है तो उसमें आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होते हैं और नौजवानों को वर्गलाने के लिए तैयार होते हैं। ये नहीं है, डबल पॉलिसी नहीं चलेगी। जो कहना है स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, नौजवानों को तरक्की चाहिए, नौजवानों की दिल की भड़ास जो है वो इन पुराने लीडर्स के खिलाफ निकली है। इस बार लोगों ने पुराने स्टाफ जितना था उसको रिजेक्ट किया है, पुराने लोगों को हटाया है। आप देखिए कि बिग गन्स को हटाया गया है। उसका रीज़न कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जात बरादरी पूरी तरह से ख़त्म हो गया, इशू है, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है। छोटी सी चेंज को भी चेंज बोला जाता है। इसलिए मुझे उम्मीद है अपने नौजवानों से कि नौजवान खिता पीर पंजाल रजौरी पुंछ का जो बेल्ट है उसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। ज़रूरी ये नहीं है कि उस डेवलपमेंट का हिस्सा मैं ही बन पाऊँ, उस डेवलपमेंट का हिस्सा इन नौजवानों में से कोई भी बने, वो रजौरी पुंछ की आवाज़ हो,
हमें उसको ज़ात बरादरी से अलग होकर, ज़ात से अलग होकर उसके पोटेंशियल की कदर करनी चाहिए। उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उसको ऐसा मौका देना चाहिए जो लोगों ने दिया है, और मुझे लगता है कि राजौरी पुंछ का नक्शा बदलेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि पुंछ और राजौरी दोनों ट्विंस डिस्ट्रिक्ट हैं और इस वक्त सीज फायर वायलेशन एक बड़ा मुद्दा है। क्या सीज फायर वायलेशन के बीच में जो तमीर और तरक्की की वहाँ ज़रूरत है इस इलेक्शन के बाद वो पॉसिबल है? क्योंकि अक्सर आप बंकर का इशू उठाते रहे हैं, आपने डिवकम तक ये इशू पहुँचाया, उपराज्यपाल तक ये इशू पहुँचाया। क्या अब दोबारा से बंकर्स को बनाया जाएगा सही तरीके से अगर ये लोग सामने आते हैं? आपने खुद कहा कि यंग है, टैलेंटेड है। मैं एक चीज़ उम्मीद की जा सकती है, कोई भी जब चीज़ें, पूरी दुनिया उम्मीद पे चल रही है। जहाँ तक बॉर्डर के एरिया के लोगों का सामने हिसाब है, उनकी लाइफ जो आपके सामने है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हमारे इन पॉलिटिकल लोगों ने और इसके अलावा जो कुर्सियों पे तानाशाह बैठे हुए उन तानाशाहों ने की है। उन तानाशाहों ने आज तक करोड़ों रुपए का घपला किया है, करोड़ों रुपए वहाँ से ट्रांसफ़र किए हैं। वहाँ के बंकर्स एक जगह से उठा के जो जेन्युइन लोग थे, जो गरीब थे, यतीम थे, मस्कीन थे, जिनका हक बनता था, उनकी आवाज़ को दबाया है। इस आवाज़ को मैं कभी दबने नहीं दूंगा। वो डिले ज़रूर हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं लास्ट 6 मंथ से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा, ये मेरा वादा है। आपके चैनल पे जो लोग मुझे देखेंगे, ये मेरा वादा है आवाम मेंढर से कि जिसने 10 रुपये भी खाए हैं, मेरे पास 1-1 रुपये का हिसाब आ रहा है। अगर मेरी ज़िंदगी रही, अगर इन्होंने कहीं मुझे मरवाने की कोशिश की, मुझे नहीं पता, कोशिशें की जा रही हैं। अगर मैं जिंदा रहा तो बॉर्डर के अंदर में, चाहे वो बीएडीपी का प्लान हो, चाहे वो बंकर्स हों, चाहे स्टेट के अंदर में जितना स्टेट का और सेंटर का पैसा आया हो, हम सबका हिसाब लेंगे, छोड़ने वालों में से नहीं है। चाहे हम इख्तिदार की किसी कुर्सी पे हों या ना हों, हम अल्लाह के सामने, ये मेरा उनके साथ वादा है कि जो अवाम है उसका काम बिना ज़ात, बिना बरादरी, बिना मज़हब देखे किया जाएगा और उनकी आवाज़ को हम स्टेज तक, हर उस स्टेज तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां उनकी आवाज़ काम कर सके। लेकिन जहां तक बंकर्स का मामला आपने किया, वहां आज तक टोटली मेंढर की पॉलिटिक्स, जहां तक मैं बताऊं, वो चेलों की पॉलिटिक्स है। आज तक हमेशा जो इख्तिदार की कुर्सी पे बैठा है, उसने अपने चेलों को बिठाया है आगे और लोगों को लूटा है। हम उन चेलों को नंगा करके रखेंगे सबके सामने, और हम कर रहे हैं। वक्त आएगा, हम सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठे कर रहे हैं और उनको जवाब देना पड़ेगा। कितने, जितना मर्जी आप डिले कर लें, जवाब देने में डिले कर लें या छुपाने में डिले कर लें, यहाँ की गवर्नमेंट कर ले या स्टेट गवर्नमेंट कर ले या सेंट्रल गवर्नमेंट कर ले। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।